हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12 हिंदी आरोह है चैप्टर 2 पतंग के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है जिसमें पाठ है कविता के साथ में पहला प्रश्न। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर है प्रकृति में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जब तेज बौछारें अर्थात बरसात का मौसम चला गया और भादों के महीने की गर्मी भी चली गई, इसके बाद आश्विन का महीना शुरू हो जाता है और इस महीने में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आते हैं। पहला है सुबह के सूरज की लालिमा बढ़ जाती है और सुबह के सूरज की लाली खरगोश की आंखों जैसी लाल दिखती है। दूसरा है शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और गर्मी समाप्त हो जाती है। तीसरा है प्रकृति खिली खिली दिखाई देती है। चौथा है आसमान नीला व साफ दिखाई देता है। पांचवा है फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई दे रही हैं। छठा है सभी लोग खुले मौसम में आनंदित हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। उत्तर है कवि ने पतंग के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। जैसे पतंग का निर्माण रंगीन कागज से होता है। इंद्रधनुष के समान यह अनेक रंगों की होती है। इसका कागज इतना पतला होता है कि बूंद लगते ही फट जाता है। यह बांस की पतली कमानी से बनती है। कवि इसके माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का अंकन करता है। पतंग भी बाल मन की तरह कल्पनाशील, कोमल व हल्की होती है। प्रश्न नंबर 3, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। दूसरा है घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसका उत्तर नेक्स्ट प्रश्न में है। उत्तर है कवि ने इस कविता में हृदय बिंब का दृश्य सॉरी कवि ने इस कविता में दृश्य बिंब का सार्थक और स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने बच्चों के भावानुरूप बिंब का प्रयोग किया है। पाठक भी कवि की संवेदनाओं को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इस अंश के निम्नलिखित बिंब है जैसे तेज बौछारें अर्थात गतिशील दृश्य बिंब। दूसरा है सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा स्थिर दृश्य बिंब है। फूलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से ये श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए गतिशील दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए स्पर्श दृश्य बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके गतिशील दृश्य बिंब है। प्रश्न नंबर 4 है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर है कपास से बच्चों को गहरा संबंध है। दोनों में काफी समानताएं हैं। कपास जैसे सफेद होती है वैसे ही बच्चे भी सफेद अर्थात गोरे होते हैं। कपास की तरह ही बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं। कपास के रेशे की तरह उनकी भावनाएं होती हैं। वास्तव में बच्चों की कोमल भावनाओं का और उनकी मासूमियत का प्रतीक ही कपास है। प्रश्न नंबर 5 है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। उत्तर है जिस तरह पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जाती है ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती हैं। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती हैं अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती हैं। वे भी आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपनी हर इच्छा पूरी कर सकें। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अ है छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ब है अगर वे कभी गिरते हैं तो छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं।
इसमें पहला पॉइंट है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। दूसरा है जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तीसरा है खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। इसका उत्तर है पहले प्रश्न का दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है जब बच्चे ऊंची पतंगे उड़ाते हैं तो वे दिशाओं की तरह जाती लगती हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बच्चों की किलकारियों से दिशाएं मृदंग बजा रही हैं। जब पतंग सामने हो तो छत कठोर नहीं लगती क्योंकि पैरों में अनजानी थिरकन भर जाती है और छतों पर दौड़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो हम किसी मुलायम घास पर दौड़ रहे हों। तीसरा है यदि जीवन में खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लिया हो तो दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होती, मुझे बहुत सहजता महसूस होती है। खतरनाक परिस्थितियों के आगे दुनिया की चुनौतियां स्वयं ही छोटी पड़ जाती हैं। कविता के आसपास पार्ट 2 प्रश्न नंबर 1 है इससे आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं लिखिए। उत्तर है आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मन खुशी से भर जाता है। मन करता है कि जीवन में भी इतने ही रंग होने चाहिए ताकि जीवन को सहजता से जिया जा सके, सारी इच्छाएं पूरी हो। जिस प्रकार पतंग अधिक से अधिक ऊंची उड़ती है वैसे ही मैं भी जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 2 है रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। उत्तर है यदि शरीर रोमांचित है अर्थात उनमें खुशियां भरी हैं तो आनंद रूपी संगीत बजता रहता है और यही आनंद जीवन को नई दिशा देता है। जीवन रूपी लय अपने आप ही सफलता प्राप्त कर लेती है। प्रश्न नंबर 3 है महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें अर्थात बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, चर्चा करें। उत्तर है बच्चे जब छतों के किनारों से गिरने वाले होते हैं तो पतंग की डोर उन्हें गिरने से बचा लेती है। बच्चों को डोर से भी उतना ही प्यार होता है जितना कि पतंग से। वे पतंग को उड़ते हुए देखते हैं, साथ ही यह भी देखते हैं कि चक्के में डोर कितनी है और इन पतंगों की ऊंचाइयों से बच्चे समझ जाते हैं। आपकी कविता इसमें प्रश्न नंबर 1 है हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में तुलसी, जायसी, मतीराम, विजयदेव, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने भी शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। आप उन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाएं और चर्चा करें कि पतंग कविता में शरद ऋतु का वर्णन उनसे किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न नंबर 2 है आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है। उत्तर है जीवन में प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व है। समय के अनुसार सभी वस्तुएं आती हैं और जाती हैं, इनमें से शरद ऋतु का अपना अलग ही महत्व है। इस ऋतु में प्रकृति नई नई लगने लगती है, हर कोई इस प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेना चाहता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।